तो वेलकम टू यू ऑल। फिर से मैं एक बार आप सबका खैर मकदम करता हूँ। हम चैप्टर 16 को हमने शुरू किया था। पार्ट 1 हो चुका था और पार्ट 2 हम देख रहे हैं। 2004 का जनरल इलेक्शन से हमको देखना है। तो इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा हालत मैं आपको बता देता हूँ कि 2004 का जो इलेक्शन था उसमें कांग्रेस पार्टी ने टाई अप किया था, अलायंस बनाया था टीआरएस पार्टी के साथ। एक्चुअली अलायंस बनाने की एक छोटी सी एक स्टोरी भी है। वो स्टोरी ये है कि पार्लियामेंट के सेशन चल रहे थे। विंटर सेशन था पार्लियामेंट का, और जैसा कि मैंने बताया दिसंबर 5 2003 और दिसंबर 16 2003 को टीआरएस ने पब्लिक मीटिंग्स को मुनक्किद किया था। खासतौर से दिसंबर 16 की जो मीटिंग थी वो सिरसिल्ला करीम, उस वक्त करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में आता था वो। खैर अब तो खुद एक डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पर एक कदना बेरी के नाम से, बेरी का मतलब तेलुगु का लफ्ज है। तो इसमें अगर आप उर्दू ट्रांसलेशन करें तो तकरीबन जो ये कहा जा सकता है कि वो एक ऐलान जंग। तो एक मेरा एक मीटिंग का नाम था वो, मैंने मतलब अलहदा तेलंगाना के लिए जद्दोजहद, ऐसा कुछ एक जंगी एतबार से हम काम करें। हालांकि उसमें कोई खून खराबे की बातचीत नहीं थी, है ना, मतलब वो उस अंदाज में नहीं रहता हूँ। खैर तो यहाँ पर हुआ ये था कि जो पब्लिक मीटिंग हुए थे, तो एक तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस एमपी जो सोनिया गांधी की जहाँ पे रो हुआ करती थी पार्लियामेंट में, जहाँ सोनिया गांधी अपोजिशन में बैठा करते थे, वहां पे करीब की रो में ये बैठा करते थे। तो पेपर पढ़ रहे थे एक्चुअली। जो ये जो प्रोग्राम्स पे थे दिसंबर 5 जनगांव में और दिसंबर 16 प्रोग्राम्स की जो पेपर क्लिपिंग्स थे उसको लेकर ये पढ़ रहे थे, न्यूज पढ़ रहे थे। तो सोनिया गांधी की जाते जाते वो पेपर के ऊपर नजर गिरी, और हजारों की तादाद में एक बहुत बड़ा जमघटा कह सकते हैं, यानी लोग तादाद लाखों की तादाद में जमा हो गए और प्रोग्राम चल रहा। तो सोनिया गांधी जाते जाते उस फोटो पर नजर पड़ी। केसीआर साहब पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं। तो नजर पड़ी, थोड़ी सी उन्होंने इंक्वायर की क्या क्या हालत है, इतने लोग, इतना पब्लिक का क्या हुआ। तो जो भी तेलंगाना का जो जज्बा लेकर लोगों के अंदर जो था वो तेलंगाना, सोनिया गांधी समझ चुकी थी एक फोटो से। तो उन्होंने एक सीक्रेट कमेटी को भेजा था उसी वक्त। वैसे भी उस सीक्रेट कमेटी कांग्रेस से गई थी तेलंगाना में, यानी आंध्र प्रदेश में उस वक्त मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में, और तेलंगाना में टीआरएस पार्टी के जो लोग लोग किस अंदाज में तेलंगाना को चाह रहे हैं और टीआरएस पार्टी का जिस अंदाज में साथ दे रहे हैं, उन सब उन्वानों पर इंक्वायरी करने के लिए, सीक्रेट रिपोर्ट पेश करने के लिए एस एम कृष्णा को अपॉइंट किया गया था। तो एस एम कृष्णा वैसे भी तेलंगाना की हालत से बखूबी वाकिफ थे, क्योंकि टीआरएस की जो भी पब्लिक मीटिंग्स हुआ करती थी उसमें अक्सर हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा कि कुछ मीटिंग्स में वो मेहमान खुसूसी के हैसियत से दीगर मेहमान खुसूसी उनके साथ उन्होंने पब्लिक मीटिंग्स को अटेंड भी किया था। तो इन हालात के चलते फाइनली जो रिपोर्ट दी गई थी कि उसमें ये कहा गया था लोगों के अंदर जज्बा बहुत है, हजारों की लाखों की तादाद में 9 दिन में 19 लाख मेंबरशिप आ गई थी। उसके बाद लोग कैसे टीआरएस पार्टी ने अलहदा तेलंगाना के रियासत को लेकर काफी लोगों के अंदर जज्बा है, संजीदा है लोग, और टीआरएस पार्टी का साथ भी दे रहे हैं, अलहदा तेलंगाना रियासत को चाह रहे हैं। जब लोगों के जज्बात और ये रिपोर्ट, सीक्रेट रिपोर्ट जब सोनिया गांधी के पास पहुंची, तब उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे थे। एक फैसला उन्होंने लिया था कि क्योंकि जो दिसंबर 2003 की बात है, दिसंबर मई, अप्रैल मई में इलेक्शन होने वाले थे, 2-3 महीने का ही वक्फा था। इलेक्शन नोटिफिकेशन मार्च की एंडिंग में आने वाला था। तो इन हालात में सोनिया गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि अलायंस फॉर्म कर लिया जाना चाहिए टीआरएस पार्टी से। वो इसलिए कि एक्चुअली अगर क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और यानी मतलब तेलुगु देशम पार्टी को इख्तेदार से उतारना था। अगर टीआरएस पार्टी, कांग्रेस पार्टी अगर अलहदा इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगी तो या तो टीआरएस जीत भी सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि टीआरएस और कांग्रेस के बीच में वोट बढ़ जाए और कुछ मेरी नजदीक आकर बिल्कुल कम मेजोरिटी से कह सो, और कम मेजोरिटी के वोटर से टीडीपी फिर से जीत भी सकती है और फिर इख्तेदार में आ सकती है। टीडीपी को इख्तेदार से रोकना था। तो इन हालात में कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया था, ये फैसला लिया था कि इलेक्शंस में टीआरएस पार्टी से अलायंस बना दिया जाना चाहिए। अब उन हालात को हम तफसीलात से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके। तो ये हालत में कांग्रेस पार्टी ने आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि टीआरएस पार्टी को काफी क्या बोलते हैं, लोगों का काफी सपोर्ट था। लोग हजारों की लाखों की तादाद में टीआरएस पार्टी को लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो कांग्रेस भी यही चाह रही थी, यहाँ पे वही लिखा गया, डाइवर्ट ऑफ वोट, और टीडीपी फिर से इख्तेदार में आ सकती। तो इन हालात को रोकना था।
तो टीआरएस, कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि टीआरएस से अलायंस कर लिया जाना चाहिए। ओके, तो इस प्लान के तहत उस वक्त आंध्र प्रदेश, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी के जो सदर हुआ करते थे, जिनको पीसीसी चीफ के नाम से भी जाना जाता, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि टीआरएस से अलायंस बनाए, टाई अप करें। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग टाइम। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उस वक्त जो पीसीसी के चीफ थे, डी श्रीनिवास को। और इसी प्लान के तहत आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज, यानी हर रियासत के एक कांग्रेस की तरफ से, एक दिल्ली से एक कांग्रेस पार्टी का सीनियर लीडर इंचार्ज होता है हर स्टेट को। वो आज भी वो के रिवाज कायम है। तो गुलाम नबी आजाद उस वक्त आंध्र प्रदेश, 2004 की बात करूं, और गुलाम नबी आजाद उस वक्त मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के इंचार्ज हुआ करते थे, आंध्र प्रदेश रियासत के कांग्रेस की तरफ से स्टेट इंचार्ज। तो ये खुद केसीआर साहब, ऑनरेबल केसीआर साहब के घर लिए गए और इन्होंने ये सब तफसीलात उनसे तबादले ख्याल किया, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया। उसके बाद प्रणब मुखर्जी, जो जो बाद में तो खैर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे, उन्होंने भी केसीआर साहब को से दिल्ली में बातचीत की, वेस्ट बंगाल हाउस में, जो जैसा इस हमारा हैदराबाद हाउस होता दिल्ली में, तो दिल्ली में वेस्ट बंगाल का हाउस था कि प्रणब मुखर्जी बंगाल से ताल्लुक रखते थे। तो वेस्ट बंगाल हाउस में दिल्ली में कैसो केसीआर साहब से प्रणब मुखर्जी ने भी अपने तबादले ख्याल किया। तो फाइनली कांग्रेस के जो लीडर्स थे उस वक्त, उन्होंने ये तयक़ुन दिया था केसीआर साहब को कि हम अगर इख्तियार में आ गए, अगर हम इलेक्शन जीत गए, तो हम अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर हम संजीदा हैं। हम अलहदा तेलंगाना रियासत को बनाने के लिए हम जरूरी इकदाम करेंगे। ऐसा कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने केसीआर साहब को तयक़ुन दिया था। तो केसीआर साहब भी कैसे, एक चीज उनको समझ में आ गई थी, क्योंकि एनडीए 2 बार इलेक्शन जीत के 2 टर्म्स कंप्लीट कर चुकी थी, हालांकि पहला टर्म काफी शॉर्ट था, तो 2 टर्म्स कंप्लीट कर चुकी थी। अब केसीआर साहब ने भी ये सोचा कि बीजेपी की सदारत में जो एनडीए है वो तीसरी वक्त भी शायद इख्तियार में ना आए, और सेंटर में, क्योंकि रियासत बनाना है, सेंटर का ही काम होता, तो सेंटर में कांग्रेस पार्टी के आने के चांसेस ज्यादा है। तो इन्होंने भी, क्योंकि सेंटर असल रियासत में अगर जीत भी गई पूरी तरीके से, तब भी क्या सो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रियासत बनाना है, नहीं बनाना। तो एक ऐसी पार्टी से अलायंस चाहते थे जो जो मरकजी हुकूमत बना सके, मरकज में हुकूमत बना सके। तो इन्होंने, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी थी और कोई वाहिद रास्ता भी, कोई और रास्ता भी नहीं था, तो केसीआर साहब ने भी क्या है सो अलायंस को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने कहा ठीक है, हम भी क्या बोलते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, कांग्रेस पार्टी से हम अलायंस बनाने के लिए अग्री हैं, ऐसा कांग्रेस केसीआर साहब ने उस वक्त कहा था। तो कांग्रेस और टीआरएस के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था। वो कब हुआ था? फरवरी 25, 2004 को एक अग्रीमेंट इन दोनों कांग्रेस पार्टी और टीआरएस पर, कितने कितने सीट्स होंगे, क्या क्या होंगे, जीतने के बाद किस क्या क्या स्टेप्स किए जाएंगे, वो सब। ओके, तो उस वक्त, क्योंकि हालांकि वो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना रियासत थी, लेकिन फिर भी 119 सीट्स थे। वो 119 सीट्स में से 42 सीट्स टीआरएस पार्टी को 2004 के इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में 42 सीट्स एमएलएस के सीट्स दिए गए थे। लोकसभा के 17 सीट्स थे उस वक्त। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के टोटल जो एमपी सीट्स थे लोकसभा के, वो 42 थे। उसमें से तेलंगाना के 17 थे, तो उसमें से 6 सीटें टीआरएस को दी गई थी। तो 42 एमएलए सीट्स दी गई और 6 एमपी सीट्स टीआरएस को उस वक्त दी गई थी कॉन्टेस्ट करने के लिए। बाकी जगहों पर टीआरएस अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगी, और वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा होगा। टीआरएस के पार्टी के जो लीडर्स होंगे वो उन उन कांग्रेस के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर टीआरएस के उम्मीदवार खड़ेंगे जहां पे जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 42 और 6 एमपी सीटें जो दी गई थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स टीआरएस के उम्मीदवार को इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे। ये अग्रीमेंट था। उसके बाद जीतने के बाद भी क्या क्या अलहदा रियासत के लिए क्या क्या इकदाम किए जाएंगे, उन सब पर बातचीत की, और फाइनली जैसा कि हमने अभी देखा कि 25 फरवरी 2004 को कांग्रेस और टीआरएस के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हो चुका था। तो इन हालात में गुलाम नबी आजाद ने की सदारत में, ओके, अग्रीमेंट को साइन किया गया था 25 फरवरी 2004 को। तब टीआरएस ने डिमांड किया था कांग्रेस से कि वो ये था कि आप फर्स्ट सीआरसी के रिकमेंडेशंस को कैसे लागू करें। अब मतलब कि अलहदा तेलंगाना, फर्स्ट सीआरसी में अलहदा तेलंगाना रियासत की बात थी। वो जो फजल अली कमीशन था उसी को फर्स्ट से एसआरसी कहा जाता, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जिसको कहते हैं। तो उसके बाद द रिप्रेजेंटेशन ग्रुप सेंड बाय द हाई कमांड, उन्होंने कहा कि हम फर्स्ट एसआरसी से हम
इत्तेफाक नहीं रखते, हम सेकंड एसआरसी की कैसे हम बात करते हैं, ऐसा उस वक्त के कांग्रेस लीडर ने कहा। बहरहाल कांग्रेस विच मेड अलायंस विद टीआरएस, ओके, फाइनली कांग्रेस की क्या है सो पूरे तेलंगाना के जो उस वक्त कांग्रेस के लीडर्स थे उन सबको मिलाकर तेलंगाना रीजनल कांग्रेस कमेटी भी बना बना दी गई थी। बहरहाल कांग्रेस ने यही कहा था कि हम सेकेंड एसआरसी को से इत्तेफाक रखते हैं, हम फर्स्ट एसआरसी को की हम बात नहीं करेंगे, ऐसा कांग्रेस ने कहा था उस वक्त। बहरहाल लेकिन क्योंकि अलहदा तेलंगाना रियासत की के लिए तयफुन दे चुके थे तो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने अलहदा तेलंगाना रियासत के इशू को शामिल किया था अपने मैनिफेस्टो में। उस एक और एक सिक्के के दूसरा पहलू अगर एक है उसके बरक्स बीजेपी ने टीडीपी से अलायंस किया और बीजेपी ने तेलंगाना में 27 सीटों पर कॉन्टेस्ट किया और 9 लोकसभा की सीट्स पर बीजेपी ने कॉन्टेस्ट किया। तो बहरहाल ये इलेक्शंस में फाइनली कांग्रेस, टीआरएस, सीपीआई और सीपीएम ये पूरे मिलके एक अलायंस बन चुके थे और टीडीपी और बीजेपी ये मिलके एक अलायंस बन चुका था। ये दोनों मिलके ये दो ग्रुप्स की अब इलेक्शंस में क्या है सो टक्कर होने वाली थी, ओके, इलेक्शंस में। तो बहरहाल अग्रीमेंट हो चुका था टीआरएस के साथ। उसके बाद सोनिया गांधी, उनके अग्रीमेंट हुआ 25 फरवरी 2004 को। तो सोनिया गांधी इलेक्शन के कैंपेन में 12 मार्च 2004 को क्या सो करीमनगर में एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी इलेक्शन के सिलसिले में। तो वहां पे ये मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों के जज्बात को हम जानते हैं। उन्होंने कहा वी नो द इमोशंस ऑफ द तेलंगाना पीपल, हम तेलंगाना की आवाम के जज्बात को हम जानते हैं और हम उनके जज्बात की कैसो कदर करते हैं, ओके। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग क्या चाहते हैं, उनकी मंशा को हम जानते हैं और उनकी तमन्ना को हम जानते हैं और उनकी तमन्ना को हम पूरा करने की हम कोशिश करेंगे, ऐसा 12 मार्च 2004 को करीमनगर में सोनिया गांधी ने पब्लिक मीटिंग से इलेक्शन कैंपेन की पब्लिक मीटिंग में मुखातिब करते हुए ऐसा उन्होंने कहा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों की तमन्नाओं को पूरा करेंगे। मतलब क्या था, लोगों की तमन्ना क्या थी उस वक्त, लोगों का डिजायर जिसको कहते हैं, तो वो क्या थी, अलहदा तेलंगाना रियासत। तो इनडायरेक्टली वो यही कहना चाह रही थी कि हम तेलंगाना रियासत को बनाएंगे इख्तियार में आने के बाद। उसके बरक्स एल के अडवाणी उस वक्त वजीर आजम की कैंडिडेट की हैसियत से बीजेपी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और ये भी आंध्र प्रदेश में क्या है सो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। तो ये जब आंध्र प्रदेश आए तो उन्होंने ये कहा इलेक्शन कैंपेन में, अगर आंध्र प्रदेश की असेंबली और तमाम पार्टीज जो आंध्र प्रदेश में है, सियासी जमातें, अगर ये तेलंगाना के ऊपर अपनी राय पॉजिटिवली देती है और तेलंगाना अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए अगर वो मान जाते हैं, तो हम अगर एनडीए हुकूमत भी अगर इख्तियार में अगर आ गए तो हम भी तेलंगाना को अब हमारे एजेंडे में कैसे हम शामिल करेंगे, ऐसा एल के अडवाणी में भी, एल के अडवाणी क्योंकि वो बीजेपी और टीडीपी का जो अलायंस थी, एक दूसरी अलायंस, ओके। तो कांग्रेस, टीआरएस, सीपीआई, सीपीएम ये एक ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो था टीडीपी और बीजेपी। तो इन्होंने भी कह दिया कि अगर पूरी सियासी जमातें अगर तेलंगाना की तायद कर दी हैं तो हम भी एजेंडे में तेलंगाना को अलहदा तेलंगाना रियासत के इशू को हम भी हमारे एजेंडे में शामिल करने के लिए हम तैयार हैं। उसी वक्त चंद्रबाबू नायडू अपना क्या सो सबर खो चुके थे और इन्होंने केसीआर साहब पे एक इल्जाम लगाया था कि केसीआर साहब की नीयत खराब है, नो सिंसेरिटी, इनके अंदर सिंसेरिटी नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से 1969 में चन्ना रेड्डी ने तेलंगाना टीपीएस हुआ करती, तेलंगाना प्रजा समिति को कांग्रेस में शामिल करके तेलंगाना के लोगों के साथ धोखा किया था, उसी तरीके से केसीआर भी क्या है सो कांग्रेस से भी टाई अप हो गए और टाई अप हो चुके हैं। तेलंगाना की इशू को लेकर फिर से एक ऐसा धोखा करेंगे, चीट, यहाँ पे देखो, देखिए हमें चीट का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल, धोखा करेंगे क्योंकि चीटिंग करेंगे तेलंगाना के लोगों के साथ, ऐसा इन्होंने केसीआर साहब पे उस वक्त इल्जाम लगाया था, ऑनरेबल केसीआर साहब के ऊपर। और उसी वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि अगर टीडीपी अगर केसीआर साहब को अगर मिनिस्टर का पोस्ट दे देती तो तेलंगाना का इशू कोई केसीआर नहीं उठाते थे, ऐसा इन्होंने केसीआर साहब के ऊपर इल्जाम लगाया था। और के चंद्रबाबू नायडू ने अपने इलेक्शन कैंपेन में ये भी कहा था, क्योंकि 1956 में तेलंगाना और आंध्रा मिलकर आंध्र प्रदेश, मुत्तहदा आंध्र प्रदेश रियासत बनी थी। तो 2004 का इलेक्शन का मतलब तकरीबन 40 साल हो चुके थे। तो 40 साल में तेलंगाना में काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ, ऐसा उन्होंने कहा। अलहदा तेलंगाना की जरूरत ही नहीं है, उसका मतलब वो हुआ। और उन्होंने ये भी कहा था कि नक्सलिज्म काफी ज्यादा है तेलंगाना में, उसकी वजह से डेवलपमेंट में रुकावटें आ रही। मतलब जैसे एक तरफ कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो गया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नक्सल
नक्सलिज्म की वजह से, नक्सलाइट्स की वजह से हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए या रुकावट आ रही है, ऐसा भी उन्होंने कहा। फिर वो एक बात और भी कही उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में, अगर तेलंगाना बन गया तो ये आंध्रा का जो इलाका है वो डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान बन जाएगा, यानी पानी के जराये पूरे खत्म हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने इल्जाम, मतलब एक तरह से इशारा दे रहे थे कि क्योंकि कांग्रेस अगर जीत गई तो टीआरएस उनके अलायंस के साथ है, तेलंगाना बन जाएगा और आंध्रा एक क्या बोलते हैं एक रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा, ऐसा ये इलेक्शन कैंपेन में अपना दाव इन्होंने चलाना शुरू किया था। इन्होंने ये भी कहा था वही बात कि कांग्रेस अगर जीत गई तो सीक्रेट एग्रीमेंट हो चुका है और स्टेट को ये डिवाइड कर देंगे, और आंध्रा जैसा कि ऊपर की लाइन में हम यहाँ पर जो पढ़े कि आंध्रा एक रेगिस्तान बन जाएगा, ऐसा इन्होंने कहना शुरू कर दिया था। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू काफी आंध्रा के लोगों को लाके यहाँ पे तेलंगाना में वो लोग बिजनेस किया करते थे, जो आंध्रा से जो यहाँ पे आके बड़े बड़े बिजनेस जिन्होंने जमा रखे थे उन लोगों ने भी चंद्रबाबू नायडू का साथ दिया। लेकिन बीजेपी अभी टीडीपी के साथ अलायंस में थी, जाहिर बात है, तो इलेक्शन में दोनों मिलकर कॉन्टेस्ट कर रहे थे। दो सुर में इन्होंने बात करना शुरू कर दिया, एक तरफ बीजेपी हम तेलंगाना को बनाएंगे, इधर टीडीपी तेलंगाना के खिलाफ बातें कर रही है, तो ये सब चलता रहा। तो उस वक्त बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे वो वेंकैया नायडू, अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिट है, सवाल पूछा जा सकता। 1998 में जो लोकसभा के जो इंतखाबात हो रहे थे उस वक्त, तो काकीनाडा में बीजेपी का एक सालाना जलसा हुआ था, जिसको सेशन, एनुअल सेशन कहा जा सकता। तो उस काकीनाडा की मीटिंग में बीजेपी ने ये कहा था कि क्योंकि उस वक्त वोट चाहिए थे, क्योंकि वो फिर से इख्तियार में आना चाह रही थी, तो उनको वोट होना था, तो उन्होंने ये कहा कि वन वोट टू स्टेट। ये वन वोट टू स्टेट का नारा बीजेपी ने कब दिया था उनको? काकीनाडा मीटिंग 1988 सॉरी 1998, ओके, 1998, ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखिए। तो काकीनाडा का रेजोल्यूशन जो है वो काकीनाडा में, ऐसा वेंकैया नायडू ने कहना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दूसरी तरफ अडवाणी ये कह रहे थे कि हम तेलंगाना के इशू को लेकर हम संजीदा है, ओके, मतलब दो सुर में ये बात कर रहे हैं, एक लीडर्स एक बात कर रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट एक बात कर रहे हैं, ये सब चलता रहा। तो बरक्स टीडीपी बीजेपी से अलायंस होकर फिर वो अपने ही अंदाज में बात कर रही थी, तो ये सब बहरहाल दो सुर में बातें इन्होंने की तेलंगाना को लेकर। बीजेपी एक तरफ यही कह रही है कि हम स्मॉल स्टेट्स के, छोटी रियासतों के हक में हैं, बहरहाल ये सब चला। फाइनली बहरहाल कांग्रेस वैसे भी अलायंस से कांग्रेस टीआरएस से टाई अप हो चुकी थी, तो वाईएस राजशेखर रेड्डी उस वक्त इलेक्शन से कुछ दिन पहले दिल्ली में थे, ये तो मीडिया ने वाईएस राजशेखर रेड्डी से सवाल किया था, तो वाईएस राजशेखर रेड्डी ने तेलंगाना के मसले पे जवाब दिया कि हम सेकंड एसआरसी से इत्तेफाक रखते हैं, मुत्तफिक हैं, ऐसा कहा। तो तभी मीडिया ने सवाल करा किया कि फिर ये हैदराबाद का क्या होगा, क्या हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल बनेगी या आंध्रा की, या यूनियन टेरिटरी बना के कैपिटल, इन सब चीज़ों पे जब वाईएस राजशेखर रेड्डी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस मसले पर क्या है सो थोड़ा सा एग्जामिन करने की जरूरत है, तमाम लोगों की राय लेने की जरूरत है, ऐसी कुछ बातें उन्होंने इनडायरेक्टली उन्होंने सिग्नल दिया था कि वो यूनियन टेरिटरी, ऐसा कुछ उन्होंने सिग्नल दे दिया था बहरहाल। तो पहली बार वाईएसआर के सामने वो, और खुद वाईएसआर ने हैदराबाद का इशू छेड़ा था। इनडायरेक्टली कैसे वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर तेलंगाना अगर बन गया तो हैदराबाद से हाथ धोना पड़ेगा आंध्रा वालों को, वो ये बात कहना चाह रहे थे। तभी केसीआर साहब इन बात को समझ गए थे, तो उन्होंने, ऑनरेबल केसीआर साहब ने 6 मई 2004 की बात है, उन्होंने कहा कि हम अलहदा तेलंगाना रियासत लेके रहेंगे और तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद ही होगा। अगर तेलंगाना का कैपिटल अगर हैदराबाद नहीं बना तो 1969 में जो हालात पेश हुए थे उसी हालात को तेलंगाना में दोहराया जाएगा, मतलब काफी शिद्दत से क्या है सो हम एजिटेशन को चलाएंगे और तेलंगाना भी लेंगे, हैदराबाद भी लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और फाइनली उन्होंने, केसीआर साहब ने उस वक्त एक बयान दिया था, उसमें ये कहा था कि हम तेलंगाना की एक इंच जमीन भी आंध्रा के लोगों को नहीं देंगे। मतलब क्या था, हैदराबाद हमारा कैपिटल होगा, क्योंकि महेश राजशेखर रेड्डी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मीडिया के जो सहाफी हजरात ने जो सवालत किए थे उसके ऊपर, जर्नलिस्ट हजरात ने जो सवालत किए थे, और उसका जवाब देते हुए केसीआर साहब ने फाइनली जो उनका जो बात करने में जो उनके लफ्जों में जो क्या बोलते हैं क्लाइमेक्स जो था वो यही था कि तेलंगाना की हम एक इंच जमीन भी कैसो आंध्रा के लोगों को नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने वार्निंग दी थी। बहरहाल बहरहाल ये सिचुएशन में, क्योंकि एक तरीके से जज्बात को भड़काए थे वाईएस राजशेखर रेड्डी ने, और बहरहाल कौन किसको भड़का रहा था वो तो खैर एक अलग पहलू है फिलहाल। लेकिन ये इलेक्शन में फाइनली 42 सीट्स पे तो टीआरएस ने कॉन्टेस्ट किया, लेकिन 42 सीट्स तो खुद कांग्रेस ने दिए थे, लेकिन टीआरएस ने 54 सीट्स पे क्या है सो कॉन्टेस्ट किया था।
बहरहाल पूरे 10 जो डिस्ट्रिक्ट थे उस वक्त, 10 डिस्ट्रिक्ट में से खम्मम को छोड़कर तेलंगाना टीआरएस पार्टी के ऐसे पूरे आदिलाबाद और रिमेनिंग जितने भी खम्मम, निजामाबाद, मेदक की आप रंगारेड्डी, आपका महबूब नगर, नलगोंडा, इन सब में टीआरएस पार्टी को काफी अच्छी जीत मिली। क्योंकि 42 सीट्स पे तो खैर कांग्रेस ने कॉन्टेस्ट किया था, तो बाकी के दो 240 टीआरएस ने कॉन्टेस्ट किया था। 42 एमएलए की सीट्स पे टीआरएस ने कॉन्टेस्ट किया था अलायंस के जो टाई अप हुआ था, जो अग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से। तो बाकी जो 294 में से कांग्रेस ने, क्योंकि उसमें मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में टोटल एमएलए की जो सीट्स थी वो 294 थी, तो उसमें से 243 सीट्स पे क्या सो कांग्रेस ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और 185 सीट से जीत कर आए थे। वैसे भी ये फुल मेजोरिटी थी, किसी के पार्टी की सपोर्ट की कांग्रेस को उसको जरूरत नहीं थी। टीडीपी ने, क्योंकि बीजेपी से अलायंस थी, तो 294 में से टीडीपी ने जिन सीटों पे कॉन्टेस्ट किया था वो 260 सीटें थी। लेकिन टोटल जो जीत हासिल कर पाई टीडीपी सिर्फ 47 सीटें, मतलब टीडीपी इलेक्शन हार चुकी थी, क्योंकि जब मेजोरिटी थी वो 147 थी। तो सिर्फ 47 सीट्स है, 100 सीट्स कम थे। वैसे भी कांग्रेस में मेजोरिटी आ चुकी थी, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनना उस हालत में तय थी। जैसा कि हमने पहले कहा था कि लोकसभा के सीट्स में से टीआरएस ने 5 सीटों पे इंतखाबात लड़े, सॉरी 6 सीटों पे इंतखाबात लड़े थे, तो 5 सीटों में इन्होंने जीत हासिल की। एक नागर कर्नूल की जो सीट थी वो भी क्या सो तेलंगाना पार्टी का जो सिंबल था, टीआरएस पार्टी का जो कार कार जो सिंबल सिंबल था, उसी सिंबल की मुशाबियत से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी कॉन्टेस्ट कर रहे थे, और वो सिंबल की कंफ्यूजन की वजह से ये नागर कर्नूल सीट गई थी। वरना 6 के 6 एमपी सीट्स के ऐसो टीआरएस पार्टी जीतने में कामयाब हो जाती थी। वो नागर कर्नूल में छोटा सा कंफ्यूजन हुआ, उसकी वजह से क्या सो नागर कर्नूल की सीट टीआरएस को हारनी पड़ी थी। बहरहाल केसीआर साहब पहली बार, क्योंकि उन्होंने करीमनगर की एमपी सीट से कॉन्टेस्ट किया था, और एमएलए सिद्दीपेट 2 सीट से भी, एमएलए और एमपी 2 सीट से भी एक साथ कॉन्टेस्ट किया था, कर सकते हैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश। तो जो लोग जीत के आए थे, करीमनगर से एमपी जीते थे केसीआर साहब, आले नरेंद्र मेदक की सीट से जीते थे, मधुसूदन रेड्डी आदिलाबाद की सीट से कैसे एमपी सीट से जीते थे, डी रविंद्र नायक वरंगल की एमपी सीट इन्होंने जीती थी, विनोद कुमार ये हनमकोंडा की एमपी सीट इन्होंने जीती थी। बाकी के जो 42 जो ये एमएलए सीट्स पे, यानी ओवरऑल तो वैसे 54 सीट्स पे कॉन्टेस्ट किया गया था, जिसमें टीआरएस को 26 यानी 26 एमएलए सीटें इन्होंने टोटल क्या है उस वक्त जीती थी। नागर कर्नूल में टीआरएस की तरफ से, अभी मैंने जो कहा था कि नागर कर्नूल में जो पार्टी सिंबल की कंफ्यूजन, हालांकि कार सिंबल था टीआरएस का, तो उसी की मुशाबहत रखते हुए कुछ और एक सिंबल किसी कैंडिडेट को अलर्ट किया गया था, उसकी वजह से जो वोट टीआरएस को आने थे वो सिंबल पे चले गए। तो कंफ्यूजन की वजह से टीडीपी के जो कैंडिडेट थे डॉक्टर मंदा जगन्नाथम, ये टीडीपी से एमपी की सीट इन्होंने जीती थी। जैसे इलेक्शन के नतायज आए, क्योंकि मरकज में भी क्या है, सो कांग्रेस को अच्छी खासी मेजोरिटी आ चुकी थी, कोaliशन गवर्नमेंट वहां बनने वाली थी, तो सोनिया गांधी ने फोन पर केसीआर साहब से बातचीत करते हुए उनको दावत दी थी कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएं, और मरकज में टीआरएस से ये गुजारिश, यानी केसीआर साहब से गुजारिश की थी कि आप मरकज में कांग्रेस की तायद करें और गवर्नमेंट का सरकार का हिस्सा बने। तो अब देखते हैं टॉपिक टीआरएस यूपीए, यानी यूपीए की गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की सदारत में, तो यूपीए की गवर्नमेंट में टीआरएस ने किन किन चीजों को क्या क्या किया उन सब की तफसीलात हम देखें। तो इमीडिएटली केसीआर साहब ने, जैसा ही कि सोनिया गांधी ने केसीआर साहब से गुजारिश की कि आप हुकूमत का हिस्सा बने, तो केसीआर साहब ने अपनी डिमांड रखी कि आप तेलंगाना की इशू को, यूपीए सरकार का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हर सरकार का अपना है, क्या क्या करने वाली है सरकार वो ऐलान करती है, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तेलंगाना को, आप तेलंगाना के इशू को शामिल शामिल करें। इस डिमांड को लेकर उन्होंने बातचीत की, अगर अग्री हैं तो हम भी सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो कांग्रेस ने कहा ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं आपकी बात को, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तेलंगाना की इशू को हम शामिल करने के लिए हम तैयार हैं। ओके, तो क्योंकि कांग्रेस को तैयार हो गई थी, तो केसीआर साहब ने भी अपना तयफुल दे दिया कि ठीक है, हम मरकजी सरकार का हिस्सा बनेंगे और कांग्रेस को हम सपोर्ट करेंगे। और उसी तरीके से लेफ्ट लेफ्ट के जो पार्टी थे सीपीआई सीपीएम, इन्होंने भी यूपीए सरकार को सपोर्ट किया था। फाइनली मनमोहन सिंह की सदारत में, ओके, मनमोहन सिंह की सदारत में वो प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस की सरकार मरकज में इख्तियार में आ गई। इन हालत के चलते केसीआर साहब ने ये कहा कि हम वाई एस राजशेखर रेड्डी की सरकार में
हम हिस्सा, मैंने रियासती सतह पर हम मरकज से रियासती सरकार का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, ऐसा उस वक्त कहा था। लेकिन क्योंकि मई 13 2004 की बात थी, वाइस राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन चुके थे, आंध्र प्रदेश रियासत के, टीडीपी हार चुकी थी, चंद्रबाबू नायडू को इख्तियार होना पड़ा था क्योंकि इलेक्शन हार चुके थे। बहरहाल वाइस राजशेखर रेड्डी ओके चीफ मिनिस्टर बने, वजीर आला बने, क्योंकि उस वक्त वाइएस राजशेखर रेड्डी कैबिनेट अभी फॉर्म नहीं थी। बहरहाल मई 2004 यूपीए गवर्नमेंट, क्योंकि वो यूपीए गवर्नमेंट में केसीआर साहब ने सपोर्ट किया था मरकजी हुकूमत को अपने 5 एमपीज को लेकर, तो केसीआर साहब को शिपिंग मिनिस्ट्री दी गई थी और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के ऐसो काले नरेंद्र को दी गई थी। ये हालात में डीएमके, और जो तमिलनाडु में डीएमके भी यूपी का हिस्सा थी, यूपी डीएमके ने ये कहा कि भाई तेलंगाना में के लीडर को आप शिपिंग मिनिस्ट्री दे रहे हैं, शिपिंग तो तेलंगाना में है नहीं, कहीं साहिली इलाका ही नहीं है, कोस्टल एरिया, समुंदर लगता ही नहीं। अब शिपिंग मिनिस्ट्री हमको दीजिए क्योंकि हमारा पूरा साहिली इलाका है, और शिपिंग मिनिस्ट्री से हम कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं, हमारे लोगों की फलाह के भी कुछ काम हम कर सकते हैं शिपिंग के एतबार से, ऐसा जब डीएमके ने कहा तो केसीआर साहब ने कहा ठीक है। 24 घंटे भी नहीं हुए थे शिपिंग मिनिस्ट्री का जायजा हासिल करके उन्होंने डीएमके को शिपिंग मिनिस्ट्री दे दी थी, और 6 महीने तक क्या है सो बिना किसी पोर्टफोलियो के वो मरकज में मरकजी हुकूमत के यानी मरकजी मिनिस्टर की तरह, सेंट्रल मिनिस्टर की तरह उन्होंने ओहदा संभाल रखा। 24 घंटे भी नहीं हुए थे शिपिंग मिनिस्ट्री उनको खोनी पड़ी थी, 6 महीने तक बिना किसी पोर्टफोलियो के वो मिनिस्टर की हैसियत से, सेंट्रल मिनिस्टर की हैसियत से वो कंटिन्यू होते रहे। बाद में उनको लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री दी गई थी। उसी वक्त राज्यसभा की इलेक्शन आए। अब टीआरएस पार्टी के पास 26 एमएलए थे तो एक राज्यसभा सीट आनी थी, लेकिन सीपीएम सीपीएम सिर्फ 9 सीट्स थी उनके पास एमएलए की, तो उन्होंने डिमांड किया कि हमको राज्यसभा की सीट दे देनी चाहिए, तो केसीआर साहब ने थोड़ा बड़ा दिल करके उस बात को भी कैसे अग्री हो गए, क्योंकि टीआरएस का जो मकसद था, केसीआर साहब का जो मकसद था, वो अलहदा तेलंगाना रियासत था, ना ही कोई मिनिस्ट्री इनका एजेंडा था या उनका मकसद था, ना ही कोई सीट्स इनका मकसदी एजेंडा था वहाँ पे। तो बहरहाल फाइनली राज्यसभा का वो जो एक सीट थी उससे भी केसीआर साहब अपना थोड़ा सा नजरअंदाज करके सीपीएम को उनकी तायद कर दी। बाद में 26 मई 2004 की बात है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया गया और उसमें तेलंगाना को शामिल किया। ओके, क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तेलंगाना के इशू को कैसे हम उसमें शामिल करेंगे, और 26 मई 2004 को जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब ड्राफ्ट तैयार हुआ उसमें तेलंगाना के इशू को उसमें शामिल किया गया। अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और यूपीए गवर्नमेंट की क्या है देख ली। 2004 के इलेक्शन में यूपीए जब जीत के रही यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो इसमें कौन से पार्टीज थे, एक थी आरजेडी, डीएमके, एनसीपी, पीएमके, टीआरएस, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा मोर्चा एलजेपी, उसी से एमडीएमके, एआईएमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम, पीडीपी कश्मीर की, आईयूएमएल, आरपीआई, आरपीआई जी, आरपीआई ए, एसीजे, ये सब पार्टियों ने और लेफ्टिस्ट यानी सीपीआई सीपीएम ने मिलकर आउटसाइड यानी बाहर से सरकार को सपोर्ट किया था। तो इन सब पार्टियों की मदद से कांग्रेस ने यूपीए गवर्नमेंट मरकज में कैसे इन्हें बनाई थी। तो सभी ने मिलकर के ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को बनाया था, इन सब पार्टियों ने मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को बनाया था, और तेलंगाना के इशू को क्या है सो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल किया गया। यहाँ पे वो लफ्ज देख सकते हैं आप। ओके, तो रीजनल डेवलपमेंट की जो टॉपिक थी उस टॉपिक के अंदर तेलंगाना इशू को क्या है सो शामिल किया गया था। तो यूपीए गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जो डिमांड है अलहदा तेलंगाना रियासत को, ओके, उसको हम फुलफिल करेंगे, हम हमारा वादा पूरा करेंगे, लेकिन कंसल्टेशन और कंसेंसस का वर्ड उसमें इस्तेमाल किया गया था। कंसल्टेशन का मतलब लोगों से राय मशवरा करके, ओके, ये मतलब था उसका। तो काफी लोगों ने ये सवाल उठाया था, क्योंकि यूपीए 1 और यूपीए 2 यानी मतलब 2004 से 2014 तक यूपीए गवर्नमेंट मरकज में रही, तो कई प्रोग्राम्स उन्होंने किए और कई कमिटीज यूपीए 1 यूपीए 2 बनाती रही, लेकिन क्या बोलते हैं, काफी एहतियात बरतते हुए कि ऐसा तेलंगाना के एजेंडा को लेकर ये आगे चलते हैं यूपीए सरकार। बट तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर बहरहाल तेलंगाना के इशू को रखा गया था। प्रेसिडेंशियल एड्रेस जब क्योंकि जब जब भी कोई नई मरकज में सरकार होती है या पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है, तो राष्ट्रपति, क्योंकि खुद सरकार का हिस्सा है, राष्ट्रपति इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट,
तो उन्होंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता, जॉइंट सिटिंग होती, तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस में राष्ट्रपति कैसे मुखातिब कर रहे थे, ये 7 जून, यहाँ पे डेट नहीं दी है, मैं लिख देता हूँ, 7 जून 2004 की बात है। राष्ट्रपति उस वक्त एपीजे अब्दुल कलाम थे। जॉइंट सिटिंग ऑफ दी हाउसेस, नई सरकार की जो राज्यसभा लोकसभा जो एक साथ पार्लियामेंट का जब सेशन हो रहा था, तो उसमें बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर उन्होंने वहां पर बात की थी। लेकिन वही कंसल्टेशन यानी मशावरत का लफ्ज इस्तेमाल किया था, सबसे मशवरा कर कर। तो प्रेसिडेंट की स्पीच, क्योंकि रूलिंग पार्टी ही बनाती है, तो जो पॉलिटिकल जो सियासी जो सियासतदान जो थे, जो हालात को कैसे एग्जामिन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये कंसल्टेशन का वर्ड क्या है, ये मरकजी हुकूमत का फुल पावर है। मरकजी हुकूमत चाहे तो रियासत दे सकती है, लेकिन ये मशावरत तो किससे मशवरा करने वाली, किससे कंसल्ट करने वाली। ओके, तो ये सवालात कैसे, पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट थे, माहिरीन थे, उन्होंने ये सवालात उठाए थे। बहरहाल यूपीए की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तो ये तेलंगाना का एजेंडा मेरा शामिल हो चुका था। तो जिस तरीके से दिगर जो स्टेट्स बनाए गए थे, जैसे छत्तीसगढ़ बनाया गया था, उत्तराखंड, झारखंड ये बनाया गया था, वहां पे तो किसी से कंसल्टेशन या मशावरत नहीं हुई थी, सरकार, मरकजी सरकार की मर्जी रहती। ओके, तो ये प्रोसेस क्यों अडॉप्ट किया गया, उस पे कई सियासतदानों ने, जो माहिरीन थे, उन्होंने कैसे सवाल सरकार पे उस पर खड़ा है बहरहाल। क्योंकि यूपीए खुद टीआरएस पार्टी दोनों की क्या बोलते हैं टाई अप में चल रही थी, तो बहरहाल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में प्रेसिडेंशियल एड्रेस यानी अ, राष्ट्रपति जो पार्लियामेंट में जो मुखातिब करते हैं, वो जो स्पीच तैयार की जाती है, तो मरकजी सरकार ही वो स्पीच को तैयार करती। तो बहरहाल टीआरएस पार्टी खुद एक हिस्सा थी, तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का हिस्सा थी, उस वक्त टाई अप हो चुका था, अलायंस का एग्रीमेंट था। तो कांग्रेस की लीडरशिप में वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस को तैयार किया गया था। बहरहाल इन हालात में कैसे टीआरएस पार्टी अपना रोल तो अदा कर ही रही। तो अब देखते हैं टीआरएस पार्टी, टीआरएस इन कांग्रेस गवर्नमेंट अभी क्या क्या हुआ देखेंगे। जैसा कि सोनिया गांधी ने खुद कहा था करीमनगर की मीटिंग में कि हम लोगों की जो तमन्ना है उसको पूरा करेंगे, लोगों की हम जज्बात की, लोगों की ख्वाहिश की हम कदर करते हैं, तेलंगाना को लेकर जो ख्वाहिश है उसकी हम कदर करते हैं, ऐसा कहा था। तो केसीआर साहब से जब रिक्वेस्ट किया, तो वो केसीआर साहब स्टेट गवर्नमेंट में भी ज्वाइन होने के लिए, यानी शामिल होने के लिए केसीआर साहब अग्री हो गए थे। क्यों? क्योंकि अगर टीआरएस के मिनिस्टर्स अगर कांग्रेस गवर्नमेंट में रहेंगे, तो टीआरएस के लोगों के लिए कुछ स्कीम्स, फलाह बहबूद के स्कीम्स की अमलावरी में कैसे एक तेलंगाना लोगों के साथ कैसे इंसाफ होने का एक इम्कान पैदा होते, ये सोचकर गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर। ओके, तो टीआरएस पार्टी फाइनली ये बात पे अग्री होगी कि ठीक है, हम रियासती सरकार का भी हम हिस्सा बनेंगे। ओके, फाइनली 23 जून 2004 की बात है, 6 टीआरएस के एमएलए को मिनिस्टरशिप दी गई थी। वो कौन कौन है देख लेते हैं। तो ये जी विजय रामाराव, इनको सिविल सप्लाई दिया गया था। चंद्रशेखर चंद्रशेखर, स्मॉल इरिगेशन इनको दिया गया था। हरीश राव, यूथ सर्विसेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनको दी गई थी। कैप्टन लक्ष्मीकांत, बीसी वेलफेयर इनको दिया गया था। नाइनी नरसिम्हा रेड्डी, आईटी और टेक्निकल एजुकेशन इनको दिया गया था। उसी तरीके से संतोष रेड्डी, इनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दी गई थी। तो ये किस दिन की बात है? 23 जून 2004 को टीआरएस पार्टी रियासती हुकूमत का भी हिस्सा बन चुकी थी। उसके बाद प्रणब मुखर्जी कमेटी को डाला गया था। मरकजी सरकार ने प्रणब मुखर्जी कमेटी को अपॉइंट किया था। अभी प्रणब मुखर्जी कमेटी क्या है देख लेते हैं। तो कई जद्दोजहद कर रही थी टीआरएस पार्टी भी। कांग्रेस को कैसो अलहदा तेलंगाना रियासत में, रियासत की जो इकदाम है उसमें कारबंद होने के लिए टीआरएस पार्टी काफी अपना एफर्ट्स, अपनी ताकत लगा रही थी, लेकिन कोई नतीजा इसका नहीं निकला। तो कांग्रेस को कैसो प्रेशराइज करने के लिए, यूनियन के ऊपर, मरकजी सरकार के ऊपर कैसो प्रेशराइज करने के, दबाव डालने के लिए टीआरएस ने 1 दिसंबर 2004, क्यों? क्योंकि तकरीबन 6-7 महीने हो गए, मई से लेके अगर आप काउंट करें तो दिसंबर तक कैसे कोई इकदाम नहीं किए गए थे अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर। सिर्फ एक ही चीज हुई थी, वो था 7 जून 2004 को प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अलहदा तेलंगाना रियासत का भी एजेंडा शामिल है। वो जो भी उन हालात में उन्होंने जो भी लफ्जों का इस्तेमाल किया, तो लेकिन इसके अलावा कुछ भी चलन नहीं था। मरकजी सरकार के ऊपर टीआरएस पार्टी और दिगर एतबार से कैसे दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मरकजी हुकूमत में किसी किस्म का कोई
चलन या रिएक्शन नहीं हो रहा था। तो दिसंबर 2004 को टीआरएस ने एक बहुत बड़ी परेड ग्राउंड में, सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग को मुनक्किद किया। लाखों की तादाद में कैसे वो पब्लिक मीटिंग में कैसे लोग शामिल हुए, तेलंगाना की आवाम उसमें शामिल हुई। तो मेहमान खुसूसी की हैसियत से अजीत सिंह, रामदास, डॉक्टर कृष्णन, ये सब कैसे अटेंड हुए। वहां पे जितने भी लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि हम अलहदा तेलंगाना रियासत को हम अग्री होते हैं, हम तेलंगाना अब के अवाम के साथ हैं, अलहदा तेलंगाना रियासत को हम सपोर्ट करते हैं। ऐसा वहाँ पे जिन लोगों ने भी, बड़े बड़े लीडर्स ने जो आवाम से, जो पब्लिक से मुखातिब किया था, उन सब लोगों ने वही कहा। तो इन हालात में कांग्रेस पार्टी के ऊपर थोड़ा दबाव पड़ा और 8 जनवरी 2005 को प्रणब मुखर्जी की सदारत में ओके यूपीए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी। उसमें मेंबर्स कौन कौन थे, देखिए ये एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। रघुवंश प्रसाद आरजेडी के, दयानिधि मारन डीएमके के, ये दो मेंबर्स थे। और तीसरे जो आदमी थे यानी सदर उस कमेटी के, वो खुद प्रणब मुखर्जी थे। तो यह 8 हफ्तों के अंदर प्रणब मुखर्जी कमेटी से रिपोर्ट देने को कहा गया था। एक्चुअली क्या था वो, कि ये कमेटी क्यों डाली गई थी कि यूपीए को जितने भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है मरकजी हुकूमत में, मरकज में, तो उन सब पार्टीज की राय लेने के लिए कैसे प्रणब मुखर्जी कमेटी को क्या बोलते हैं बनाया गया था। मरकजी सरकार ने ये कमेटी को बनाया गया। इन लफ्जों को थोड़ा सा आप गौर से देख लीजिए। ओके, बहरहाल तो प्रणब मुखर्जी कमेटी को बनाया किसने था? कांग्रेस ने बनाया था, यानी कांग्रेस पार्टी की ये कमेटी थी। मरकजी सरकार की कमेटी नहीं है। लफ्ज कौन दी? कांग्रेस पार्टी अपॉइंटेड ए कैबिनेट सब कमेटी। कैबिनेट सब कमेटी का लफ्ज है तो सरकारी गवर्नमेंट पार्टी हम कह सकते हैं, यानी गवर्नमेंट कमेटी हम कह सकते हैं, राइट। ओके, बहरहाल तो 8 हफ्ते का कैसे वक्त दिया गया था। तो जैसे ही वो कमेटी बनी तो प्रणब मुखर्जी ने पूरे जो पार्टीज थे उन सबको लेटर लिखा कि आप अपनी अपनी राय दीजिए अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर। तो इन हालात में टीआरएस के जितने भी एमपीज थे, खासतौर से ऑनरेबल केसीआर साहब, आले नरेंद्र उस वक्त टीआरएस में थे, विनोद कुमार, रविंद्र नायक, मधुसूदन रेड्डी और जयशंकर, ये सब मिलके जितने भी उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी जो यूपीए हुकूमत की मरकज में कैसे तायद कर रही थी, उन सबके पास गए और उनसे कैसे एक इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की कि प्रणब मुखर्जी कमेटी ने आपको लेटर दिया है, कि लेटर्स इशू किए हैं, आप अपनी अपनी पार्टी की, सियासी पार्टियों की कैसे राय पेश करें तेलंगाना के लिए। तो हम आपसे मुलाकात करने और आपसे हम इल्तिजा करते हैं कि आप तेलंगाना के हक में अपनी राय दें। तो फाइनली टोटल जो यूपीए सरकार में, यानी 2004 में जो कांग्रेस पार्टी जो जो सदारत में जो 13 सियासी पार्टियों की मदद से जो मरकज में हुकूमत बनी थी, उसमें से 11 पार्टीज ने कांग्रेस की, यानी तेलंगाना, अलहदा तेलंगाना रियासत को बनाने के लिए तायद की थी। उन्होंने अपनी बात मान ली थी, अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए उन्होंने बात मान ली थी। उसमें कौन कौन थे? आरजेडी थी, एनसीपी थी, पीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, लोक शक्ति, एमडीएम के, टीआरएस तो खैर थी, राइट। ओके, तो 13 में से 11 पार्टियों ने अपना अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर हाँ कह दिया था। ओके, अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट उन्होंने दी। डीएमके ने किसी किस्म की अपनी क्या बोलते हैं, अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए मदद, यानी डायरेक्टली उन्होंने हाँ तो नहीं कही थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस जो भी डिसीजन लेंगी हम उस डिसीजन की कैसे तायद करते हैं। कांग्रेस पार्टी के ऊपर डीएमके ने छोड़ दिया था बराबर, क्योंकि वो एक 24 अगस्त 2006 को यूपीए की मीटिंग हुई थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो यूपीए का सपोर्ट कर रही हैं उनकी मीटिंग भी थी। जितने भी मरकजी हुकूमत में जितने भी पार्टी शामिल थी, जितने भी सियासी पार्टियां शामिल थी, उन सब पार्टियों की 24 अगस्त 2006 को जो मीटिंग हुई थी, उसमें डीएमके ने ये कहा था कि जो भी कांग्रेस डिसीजन लेंगी हमको मंजूर है। ऐसा उन्होंने कह दिया। अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर हाँ भी नहीं कही, ना भी नहीं कही। बहरहाल अब 11 पार्टी जिन्हों जो यूपीए में थे, उन्होंने तेलंगाना का सपोर्ट किया था। तो बहरहाल ये बातें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आगे का हम इंशाल्लाह तफसीलात, तो 13 पार्टीज जो सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, उसमें से 11 पार्टीज ने अलहदा तेलंगाना रियासत की तायद की थी। लेकिन 11 पार्टीज कांग्रेस को बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, आउटसाइड सपोर्ट जिसको कहा जाता है। ओके, तो उनकी तफसीलात थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ था। तो वो जो 11 पार्टीज थे जो आउटसाइड से सपोर्ट कर रहे थे ना, बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, ये सरकार का हिस्सा नहीं थे।
यानी कोई इनकी पार्टी के मिनिस्टर्स वहां पर नहीं थे। तो 11 पार्टीज में से 6 पार्टीज, जैसे बीएसपी है, राष्ट्रीय लोक दल है, उसी तरीके से राष्ट्रीय लोक दल, फॉरवर्ड ब्लॉक, जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, यस यस जे पी आर, ओके, इन लोगों ने क्या था, तेलंगाना की तारीफ करते हुए प्रणब मुखर्जी कमेटी को लेटर दिया था। समाजवादी जो पार्टी थी, ये बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ओके। और ये समाजवादी जो पार्टी थी, ये इन्होंने कहा कि वो लिंग्विस्टिक बेसिस जो है, दे आर कन्फाइंड टू द फॉर्मेशन में, लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही रहते हैं, तो उनके एक ही तेलुगु तेलुगु एक ही जमाने, तेलंगाना आंध्रा बहरहाल, इन्होंने साफ तौर पे कैसे तेलंगाना की तारीफ वहां पे नहीं की। लेकिन सीपीएम, जो कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट जिसको कहा जाता, मार्क्सिस्ट जिसको कहा जाता, तो इन्होंने अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर ना कह दिया था, इन्होंने तायद नहीं की थी बहरहाल। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ये तो सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस तो खुद ही अपने इलेक्शन के जो कैंपेनिंग में उन्होंने कहा था। तो टीआरएस ने क्या है सो, ना तो, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दो भी तेलंगाना की तायद में थे, तो टीआरएस ने कांग्रेस का भी अपोज नहीं किया, बीजेपी का भी क्या है सो अपोज नहीं किया था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों भी तेलंगाना की तायद कर रहे थे। तो कांग्रेस को तायद कर रही थी, तो टीआरएस पार्टी ने मरकजी हुकूमत से अपना सपोर्ट कांग्रेस से कभी नहीं लिया था। लेकिन अब सीपीआई के बारे में देख लेते हैं। सीपीआई का ये कहना था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई का ये कहना था कि अलहदा तेलंगाना रियासत की जरूरत नहीं है, रीजनल बोर्ड्स बना दीजिए और तेलंगाना में डेवलपमेंट कीजिए, और जो भी नाइंसाफियां हुई है उन सबको कैसे, उन सब मामला को कैसे फिर से उनको भरपाई करने की कोशिश कीजिए। अगर ये रीजनल बोर्ड्स और डेवलपमेंट या जो भी नुकसान हुए या नाइंसाफी है उसकी भरपाई ना हो, ओके, तब एक स्पेशल कमेटी डाल देनी चाहिए। और वो एक स्पेशल कमेटी ने अगर अलहदा तेलंगाना रियासत की तायद की, जब अलहदा तेलंगाना रियासत को बना दिया जाना चाहिए, ऐसा मतलब लंबा प्रोसेस सीपीआई ने बताया। हालांकि सीपीआई ने इनडायरेक्टली भी ये नहीं कहा कि हम अलहदा तेलंगाना रियासत के खिलाफ है, लेकिन इतना लंबा पहले एक रीजनल बोर्ड बनाओ, फिर वो रीजनल बोर्ड कैसे हो तेलंगाना रियासत के साथ जो भी नाइंसाफी हो इन सबको भरपाई करने की कोशिश करेंगे, फिर इतना लंबा प्रोसेस। अब अपोजिशन की बात कर लेते हैं, अपोजिशन का क्या हाल है। अपोजिशन में जो एनडीए के साथ जो 14 पार्टियां थी, उसमें से 8 पार्टीज ने कैसे तेलंगाना की तायद की थी। उसमें कौन कौन थे, तो बीजेपी खुद, शिरोमणि अकाली दल, जेडीयू, आईएफडी, एमएनएफ, एनपीएफ, बीएनएस, ये सब पार्टी ने तेलंगाना की तायद की थी। एनडीए में जो पार्टीज थी 14, 14 में से 8, अब बच गए 6 थे। और कुछ पार्टी जैसे शिवसेना है, एजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ओके, इन्होंने कहा कि बीजेपी जो भी डिसीजन लेंगे हम उसकी तायद करेंगे, क्योंकि बीजेपी खुद ही तेलंगाना के फेवर में थी, तो इनडायरेक्टली वो भी तायद में ही थे, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब टीडीपी चूंकि एनडीए के साथ थी, अपोजिशन में थी, टीडीपी ने खामोशी इख्तियार की, कुछ नहीं कहा। लेकिन टीडीपी ने जो काम किया, ये कब की बात है, 2005 8 जनवरी में प्रणब मुखर्जी कमेटी फॉर्म हुई। अब टीडीपी कितने दिनों के बाद, 18 अक्टूबर 2008, यानी तकरीबन 4 साल के बाद अलहदा तेलंगाना रियासत की हामी भरते हुए, सपोर्ट करते हुए उन्होंने लेटर लिखा था। क्यों? क्योंकि उस वक्त तेलंगाना की जो टीडीपी की हालत थी काफी खराब थी। देवेंद्र गौड़ टीडीपी से निकल के अपनी अलग पार्टी बना चुके थे। नागम जनार्दन रेड्डी जो टीडीपी के काफी मजबूत लीडर माने जाते थे टीडीपी से तेलंगाना में, वो भी पार्टी छोड़ चुके थे। इलेक्शंस करीब आ रहे थे, तो किसी भी हालत में तेलंगाना के वोट सुन के, लोगों के वोट सुन के चाहिए था। तब पहले तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, 4 साल तक खामोश रहे। बाद में 18 अक्टूबर 2008 को उन्होंने ये कहा कि हम अलहदा तेलंगाना रियासत की तायद करते हैं, फिर उन्होंने लेटर लिखा। 4 साल बहरहाल, फाइनली 80% जितने भी लोकसभा के जो पार्टी थे उन सब लोगों ने अलहदा तेलंगाना रियासत को सपोर्ट किया था। लेकिन कांग्रेस ने किसी किस्म के इकदाम अलहदा तेलंगाना रियासत को बनाने के लिए किसी किस्म के इकदाम नहीं किए थे। इन हालत में केसीआर साहब ने वार्निंग दी थी गवर्नमेंट को कि अगर मानसून सेशन, यानी उस वक्त कब की बात हुई हो रही, मानसून सेशन कब आता, क्योंकि जनवरी में कैसे बनी बनी थी मानसून सेशन में, तो अगस्त 2005, ओके, तब की बात चली। मानसून सेशन में अगर कांग्रेसी हुकूमत ने तेलंगाना के ऊपर कुछ भी डिसीजन नहीं लिया, तो टीआरएस के जितने भी मिनिस्टर मरकज में है वो अपने पोस्ट को रिजाइन करेंगे। मतलब दो ही थे खैर उस वक्त, खुद केसीआर साहब खुद और आले नरेंद्र, खैर वो तो रहे नहीं, बाद में निकल गए थे पार्टी से, लेकिन 2005 में तो थे। तो
लेकिन फिर भी कांग्रेस ने किसी किस्म का अपना क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स नहीं दिया, किसी किस्म का जवाब नहीं दिया। मानसून सेशन भी गुजर रहा था। तो प्रणब मुखर्जी की कमेटी, इनको क्या ऐसा सिर्फ 8 हफ्ते की मोहलत थी, यानी 2 महीने मुश्किल से, लेकिन 20 हफ्ते गुजर चुके थे, प्रणब मुखर्जी कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट नहीं दी। और उसमें एक जानने की बात यह है कि प्रणब मुखर्जी कमेटी जो 8 जनवरी 2005 को फॉर्म हुई थी, उसने कभी रिपोर्ट दी ही नहीं। वो रिपोर्ट ही सबमिट नहीं करे वो, यानी नाम के वास्ते कमेटी बनाते जा रहे थे। यहाँ पे देखिए आप, नेवर सबमिटेड रिपोर्ट, कभी इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट ही नहीं की। राइट, ओके। अब देखते हैं रेजिग्नेशन किस तरीके से, उनके जो मानसून सेशन था वो अगस्त में होता अक्सर। केसर साहब ने एक वार्निंग दी थी कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत को कि अगर आप 2005 का जो मानसून सेशन है, उस सेशन में अगर तेलंगाना के लिए किसी किस्म के इकदाम नहीं किए, तो हम मिनिस्टर्स पूरे जो कांग्रेस में कांग्रेस की तायद कर रहे हैं मरकज में, हम रिजाइन कर देंगे। और वो रिजिग्नेशन के हालात देखते हैं क्या हो। इस तरफ अगर रियासत में अगर देखें तो कांग्रेस की किसी भी लीडर की पहुंच दिल्ली तक नहीं थी। और उसी उसके बरक्स वाईएसआर जो थे खुद मरकज में और सेंटर में भी, यानी दिल्ली में भी काफी पावरफुल लीडर बन के उभर चुके थे और चीफ मिनिस्टर की हैसियत से भी थे। और इन्होंने कैबिनेट में बिना डिस्कस किए पुरीचिंतला, पोलावरम, सिंगूर, ओके, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कैसे काम करना शुरू कर दिया था, उसकी कार्रवाई शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि ये 3 प्रोजेक्ट जो थे वो तेलंगाना से पानी आंध्रा को लेके जाने के लिए केनाल्स का जो जरिया था, ओके, उसको इस्तेमाल करते थे। तो बिना वाईएस राजशेखर रेड्डी कैबिनेट में डिस्कस किए बगैर ये काम को उन्होंने शुरू कर दिया। और जिस अंदाज में वाईएसआर की गवर्नमेंट, यानी वाईएस राजशेखर रेड्डी की गवर्नमेंट जिस अंदाज में उस वक्त मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में जिस अंदाज में काम कर रही थी, वो पूरे जो भी तेलंगाना को नुकसान पहुंचाने के अंदाज में वो काम कर रहे थे। अब टीआरएस की जो कायदीन थे, जो लीडर्स थे, अब उनके अंदर एक बेचैनी का माहौल पैदा हो गया। अब उसी वक्त 1 जुलाई 2005 की बात है, रियासत में एक बहुत बड़े नक्सलेट थे, उनको क्या सो पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। अब ये क्या था, नक्सलेट का एजेंडा क्या था? एक्चुअली नक्सलेट्स नक्सलेट्स टीआरएस को सपोर्ट कर रहे थे, यानी अलहदा तेलंगाना रियासत को सपोर्ट कर रहे थे। और ऑलरेडी हम देख चुके नक्सलेट का एक ओपन लेटर भी कैसे आया था, एक ओपन डॉक्यूमेंट भी इन्होंने इशू किया था टीडीपी गवर्नमेंट के टाइम पे। तो टीआरएस ने उस वक्त अनाउंस किया कि इतने बड़े लीडर के, नक्सलेट के लीडर को कैसे पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। तो टीआरएस पार्टी ने ये उस वक्त क्या था, मैं लाइन को पढ़ रहा हूँ यहाँ पे जो अकेडमी की बुक में लिखा गया, मैं कोई अपने दिल से बात नहीं कर रहा हूँ। टीआरएस अनाउंस दैट, यानी टीआरएस ने ये एक ऐलान किया कि जो एजेंडा नक्सलेट्स का है वही एजेंडा टीआरएस का है। क्यों? नक्सलेट का एजेंडा क्या है? अलहदा तेलंगाना रियासत। टीआरएस का एजेंडा क्या है? वो भी अलहदा तेलंगाना रियासत। तो क्योंकि अब जो लोग इनडायरेक्टली आप पुलिस फायरिंग में लीडर्स को मार रहे हैं, मतलब आप ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि आप तेलंगाना के खिलाफ हैं। तो मेरा फाइनली इन्होंने एक, टीआरएस पार्टी ने एक डिसीजन लिया, एक नतीजे पर यह है कि हम मरकजी हुकूमत में पहले रेजिग्नेशन देंगे। मिनिस्टर्स पूरे जितने 6 मिनिस्टर्स थे टीआरएस के, तो उन सबको हुक्म दिया गया कि आप रिजाइन करें। तो संतोष रेड्डी जो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर थे, उनके अलावा जितने भी टीआरएस के मिनिस्टर्स थे 5, हरीश राव हो गए आपके, विजय रामाराव हो गए, या बाकी के आपके कैप्टन लक्ष्मीकांत बीसी वेलफेयर मिनिस्टर थे, ये सब बाकी के जो 5 मिनिस्टर थे, उन्होंने 4 जुलाई 2005 को अपना रेजिग्नेशन दे दिया एज ए मिनिस्टर। ये मरकजी, सॉरी, रियासती हुकूमत की बात मैं कर रहा हूँ कि 4 जुलाई 2005 को रियासती हुकूमत के जो टीआरएस के जो मिनिस्टर थे, 5 मिनिस्टर्स, 6 थे टीआरएस के पूरे, 6 के 6 को हुक्म दिया गया था कि वो मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन कर दे। तो 5 ने रिजाइन किया, संतोष रेड्डी ने रिजाइन नहीं किया, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। तो अब क्योंकि जाहिर बात है, क्योंकि जब भी रेजिग्नेशन दिया जाता तो आवाम को बताना पड़ता है कि क्यों टीआरएस के मिनिस्टर ने रिजाइन किया। तो क्यों और टीआरएस ने क्या ऐसा अपना सपोर्ट रियासती हुकूमत से ले लिया, तो ये आवाम को बताने के लिए, समझाने के लिए वरंगल में एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग को मुनक्किद किया गया था जुलाई 17 2005 को। क्योंकि 4 जुलाई को रेजिग्नेशन दिए थे, तो बहुत बड़ा पब्लिक मीटिंग हुआ था। लाखों की तादाद में टीआरएस की तायद की थी, केसीआर साहब के साथ तेलंगाना के लोग थे। तो मरकज के जो मिनिस्टर थे, शरद पवार, वो भी ये मीटिंग में आए थे ममाना खुसूसी के हैसियत से, और तेलंगाना को इन्होंने सपोर्ट किया था, अलहदा तेलंगाना रियासत की इन्होंने तायद की थी। तो बहरहाल टीआरएस पार्टी अब एक ही तय कर चुकी थी कि अब तेलंगाना का जो आइडियालॉजी है, तेलंगाना का जो मकसद है, ओके, तो उसको क्या है सो पाने के लिए इन्होंने एक और क्या बोलते हैं, एक नतीजे पर पहुंचे थे कि
1 लाख पार्टी वर्कर जो तेलंगाना टीआरएस पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ओके, तो वो एक ट्रेनिंग दी गई थी किस नाम पर, तेलंगाना जन जागरण सेना के नाम पर वो ट्रेनिंग को इन्होंने स्टार्ट किया था। 1 लाख मकसद था। सबसे पहले तो सिर्फ 600 लोगों को चुना गया था। नोमा फंक्शन हॉल नाचाराम, सितंबर 10 2005 को इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। इनको कैसे प्रेरक्स कहा जाता, प्रेरक्स मतलब कोई चीज की शुरुआत करने वाला। ओके, बहरहाल इनको एक यूनिफॉर्म दिया गया था, हाथ में एक लकड़ी, एक टाई, शूट यूनिफॉर्म वही सब, बहरहाल शूट बूट, एक टाई भी और हाथ में एक लकड़ी, इनको सब दी गई थी। यहाँ देख सकते हैं आप स्टिक, ओके, टाई, यूनिफॉर्म, ये सब चीजें उनको दी गई थी। अब ट्रेनिंग हो रही थी, इनकी फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। फिटनेस एक्टिविटीज यानी जो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज जो भी होती है वो सब उनको कराया जा रहा था। लेकिन ये ट्रेनिंग क्लासेस कुछ वजूहात की वजह से, ओके, बाद में वो दे नहीं पाए। दूसरे अजला में भी देने का प्लान था लेकिन वो बाद में कंडक्ट नहीं कर पाए। उनके हाथ में लाठी और एक ड्रेस बना के आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कुछ जाहिर बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती, तो बाद में वो दे नहीं पाए। उसके बाद पोलावरम गर्जना के नाम पर भद्राचलम में 12 फरवरी 2006 को ट्राइबल्स की तायद करते हुए, पोलावरम प्रोजेक्ट से गोदावरी रिवर के ऊपर वो बनाया जा रहा था, तो पोलावरम से काफी ट्राइबल्स को नुकसान होने वाला था, एसटीज शेड्यूल ट्राइब जिनको कहा जाता। ओके, तो उनकी तायद करते हुए, उनको सपोर्ट करते हुए तेलंगाना पोलावरम प्रोजेक्ट्स के खिलाफ 12 फरवरी 2006 को टीआरएस पार्टी में पोलावरम गर्जना के नाम से एक भद्राचलम में बहुत बड़ी क्या बोलते हैं टीएसटीज को सपोर्ट करते हुए, शेड्यूल ट्राइब्स को सपोर्ट करते हुए एक बहुत बड़ा मीटिंग को मुनक्किद इन्होंने किया था। उस मीटिंग में शिबू सोरेन आए थे और पब्लिक मीटिंग से उन्होंने मुखातिब किया। पोलावरम के खिलाफ उन्होंने बात की, ट्राइबल्स को नुकसान मतलब एक वो उस मीटिंग में उन्होंने मेरा टीआरएस पार्टी का उन्होंने साथ दिया था। उसी जिमन में उसी वक्त क्या हुआ, वाईएसआर का साथ देते हुए टीआरएस के 9 एमएलए, टोटल टीआरएस के पास कितने एमएलए थे, 26 एमएलए थे। उसमें से अब 9 एमएलए, मतलब बचे कितने, 16 बचे, 16 टीआरएस के पास बचे। ओके, तो 9 एमएलए ने, हालांकि टीआरएस पार्टी ने एक व्हिप जारी किया था कि किसको वोटिंग देना है। काउंसिल के इलेक्शंस हो रहे थे, जब एमएलसी के इलेक्शन हो रहे थे, तो वाईएसआर ने एक आदमी को सपोर्ट किया था, इंडिपेंडेंट आदमी थे, कासानी ज्ञानेश्वर नाम के एक इंडिपेंडेंट पार्टी के आदमी थे। इंडिपेंडेंट से कैसे काउंसिल एमएलसी के इलेक्शन वो लड़ रहे थे, तो वाईएसआर इनको सपोर्ट कर रहे थे, कासानी ज्ञानेश्वर को। और वाईएसआर ने कैसे एक टीआरएस के 9 एमएलए, एक तरह से अगर एक लफ्ज में इस्तेमाल कहूँ तो टीआरएस के बागी एमएलए कह सकते हैं, तो बागी एमएलए को मना लिया था। उन्होंने मना के कहा कि आप कासानी ज्ञानेश्वर को सपोर्ट करें। टीआरएस को जब ये बात पता चली तो उन्होंने व्हिप जारी कर दिया कि आप इलेक्शन में कासानी ज्ञानेश्वर का सपोर्ट नहीं करेंगे। और व्हिप के खिलाफ वो 9 टीआरएस एमएलए ने कैसे कासानी ज्ञानेश्वर को वोट डाल दिया था एमएलसी इलेक्शन में। और पार्टी का व्हिप के अगेंस्ट में काम करना, इनडायरेक्टली वो पार्टी के खिलाफ काम करने के, टीआरएस पार्टी के खिलाफ काम करने के बराबर होता। तो केसीआर साहब ने एक रिक्वेस्ट किया उस वक्त के स्पीकर से, किरण कुमार रेड्डी उस वक्त हुआ करते थे स्पीकर, तो स्पीकर से उन्होंने, सॉरी, किरण कुमार ने निजामाबाद से, जो सुरेश रेड्डी उस वक्त स्पीकर हुआ करते, तो उनको लेटर लिखा कि टीआरएस उनको एंटी डिफेक्शन लॉ, जो शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी में जब चीजें आपने पढ़ी होंगी, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि पार्टी के विप के खिलाफ उन्होंने काम किया और ये डिस्क्वालीफाई यानी एमएलए की कुर्सी से इनको हाथ धोना पड़ता। तो ये कब की बात है, तकरीबन 2006 की बात है ये। ओके, 2006, तो 2006 में इनको क्या है एमएलए की कुर्सी से क्या है स्पीकर को इख्तियार होता है इनको डिस्क्वालीफाई करने का, ओके, एमएलए की कुर्सी इनकी चले जाती। लेकिन इमीडिएटली सुरेश रेड्डी उस वक्त के जो स्पीकर थे उन्होंने किसी किस्म के इकदाम नहीं किए। इलेक्शन जब नजदीक आए, ये तो ना तो टीआरएस के थे ना तो पूरी तरीके से कांग्रेस के थे। ओके, तो ये एमएलए, राइट, तो 22 दिसंबर 2008, यानी अब मार्च अप्रैल में तो इलेक्शन होने वाले 2 3 महीने 4 महीने जो भी बाकी थे, उस हालात में इन्होंने क्या सो फिर वो एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया, 2 साल इनको रखा फिर बाद में डिस्क्वालीफाई किया। सब सियासती बातें मेरा, मेरा टीआरएस काफी दबाव बना रही थी कांग्रेस के ऊपर, और काफी टैक्टिक्स से कैसे काम कर रही थी, और उस वक्त उसके बरक्स खुद कांग्रेस भी कैसे टीआरएस को के ऊपर दबाव बनाए रख रही थी कि तेलंगाना तेलंगाना रहे, क्योंकि खुद टीआरएस पार्टी बजाहिर तेलंगाना के बारे हक में बात करी थी, लेकिन इंटरनली कैसे अंदरूनी तौर पर टीआरएस के तेलंगाना रियासत के हक में वाईएस राजशेखर रेड्डी नहीं थे।
तो इन हालात के चलते, काफी मुश्किल हालात थे उस वक्त, तो इन हालात के चलते अलहदा तेलंगाना रियासत और जो भी कार्रवाइयाँ चल रही थी उन सब की और तफसीलात हम देख लेते हैं। तो प्रणब मुखर्जी कमेटी ने बहरहाल अपनी रिपोर्ट सबमिट ही नहीं की थी, क्योंकि तकरीबन काफी अरसा हो चुका, सिर्फ 8 हफ्ते का टाइम उनके पास था, काफी महीने गुजर गए, लेकिन बहरहाल फाइनली केसीआर साहब ने अपना जो सब्र था वो उसकी हद पार हो गई थी, अपना सब्र उन्होंने खो दिया। फाइनली केसीआर और आले नरेंद्र ने मरकज की जो मिनिस्टरशिप से भी क्या है सो रेजिग्नेशन दे दिया था। हम इससे पहले पढ़ के आए थे 4 जुलाई, ओके, 2006। 4 जुलाई 2006 को स्टेट मिनिस्टर, टीआरएस के स्टेट मिनिस्टर्स ने, रियासती मिनिस्टर्स ने रेजिग्नेशन दिया। उसके बाद 22 अगस्त 2006 को मरकजी हुकूमत की मिनिस्ट्री से भी कैसे केसीआर साहब और आले नरेंद्र ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। उसके बाद कभी 22 अगस्त की बात है, 24 अगस्त को इन्होंने जंतर मंतर में हंगर स्ट्राइक भी की, ताकि लोगों को ये पता चले कि क्यों रेजिग्नेशन हमने दिया, क्यों हमने त्याग पत्र दिया। उसके बाद ये हालात में जितने भी लोकसभा में जितने भी एमपीज थे, उन्होंने केंद्र की सरकार पर यानी मरकजी हुकूमत पर दबाव डाला कि पार्लियामेंट में तेलंगाना के ऊपर बहस होनी चाहिए। तो उसी वक्त लोकसभा के जो स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी, खैर अब तो वो नहीं रहे, उन्होंने केसीआर साहब से गुजारिश की है कि आपने जो हंगर स्ट्राइक किया है पहले आप उसको विड्रॉ कर लें, खत्म कर दें, अपील की थी उनसे। उसी दिन सेम डे, यानी 24 अगस्त 2006 की बात है, शरद पवार रात के 10 बजे जंतर मंतर गए, वहां पे केसीआर साहब जो हंगर स्ट्राइक कर रहे थे उनको लेमन जूस देकर तो हंगर स्ट्राइक को इन्होंने खत्म करने में केसीआर साहब को, वो हंगर स्ट्राइक को उन्होंने क्या किया था, यानी एक नींबू रस देकर हंगर स्ट्राइक खत्म कर दी। बहरहाल ये हालात के चलते तो क्यों इन लोगों ने कैसो यानी टीआरएस के जो मिनिस्टर्स थे यानी केसीआर साहब और आले नरेंद्र ने क्यों रेजिग्नेशन दिया, लोगों को ये बताने के लिए, और किस तरीके से कांग्रेस के ऐसो मुलतवी तेलंगाना के मसले को लेकर मुलतवी मुलतवी कमेटी के नाम पर मुलतवी करते जा रहे हैं। तो ये हालात लोगों को बताने के लिए एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग को मुनक्किद किया था 8 सितंबर 2006, क्योंकि इन्होंने रिजिग्नेशन कब दिया, ओके, 22 अगस्त 2006 को रेजिग्नेशन दिया, 24 अगस्त को हंगर स्ट्राइक की, 24 अगस्त 2006 को हंगर स्ट्राइक की। उसके बाद 8 सितंबर 2006 को सिद्दीपेट में एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग को मुनक्किद इन्होंने किया था। 4 जुलाई को रेजिग्नेशन दे चुके थे रियासती मिनिस्टर्स। उसके बाद 22 अगस्त 2006 को केसीआर साहब और आले आले नरेंद्र मरकजी हुकूमत से मिनिस्ट्रीज से कैसे रेजिग्नेशन, सेंट्रल मिनिस्टर से कैसे रेजिग्नेशन दे चुके थे। लोगों को बताने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग का इंतजाम किया था, मुनक्किद किया था 8 सितंबर 2006, समरा शंखा रावम के नाम पर। समरा शंखा रावम तो जंग का ऐलान करते हुए जो शंख बजाया जाता महाभारत में आपने देखा हो, मीटिंग का नाम है वो, यानी जंगी ऐलान जंग ऐसा कुछ मतलब आता है इसका। क्योंकि जितना उम्मीद थी उससे ज्यादा लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की थी। और अब ये हालात में टीआरएस के ऊपर, खासतौर से केसीआर साहब के ऊपर लोग तनकीद करना शुरू कर दी, खासतौर से वो जो बागी एमएलए जो अभी सस्पेंड यानी अभी वो डिस्क्वालीफाई नहीं किए गए थे, बाद में खैर वो दिसंबर 2008 में डिस्क्वालीफाई, ये बाकी एमएलए थे, इन्होंने भी केसीआर साहब के ऊपर गाली गलौज शुरू कर दी, तनकीद करना शुरू कर दिया। अब ये हालात में, ओके, उसी वक्त यम सत्यनारायण राव, उस वक्त क्या है सो रियासत आंध्र प्रदेश, मुत्तहदा आंध्र प्रदेश रियासत में एक मिनिस्टर हुआ करते थे, मिनिस्टर स्पोर्ट्स के पोर्टफोलियो उनके पास था। इन्होंने केसीआर साहब से ये कहा कि आप 2 साल तो तेलंगाना के नाम पर, 2 साल तो आप मिनिस्टर, सेंट्रल के मिनिस्टर बन के आपने काफी अच्छा जो पोस्ट को जो एंजॉय करना होता है, यहाँ लफ्ज वही है, देखिए एंजॉय करना, पोस्ट को आपने एंजॉय कर लिया, और अब क्या है सो आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं। ऐसा तेलंगाना के नाम पर 2 साल आपने सेंट्रल की मिनिस्ट्री को, ओहदे को एंजॉय आपने किया, ऐसा उन्होंने कहना शुरू किया। और ये कहा कि आप जो एमपी बने वो तो कांग्रेस के सपोर्ट से बने, क्योंकि 2004 के इलेक्शन में कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी, कांग्रेस ने करीमनगर से अपना एमपी कैंडिडेट खड़ाया ही नहीं था, तो हमारी तायद की वजह से आप जीते। और 2 साल मरकज में आपने तेलंगाना के नाम पर मिनिस्ट्री की ओहदे को एंजॉय किया, ऐसा उन्होंने केसीआर साहब के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दिया था। तो इस हालत में उन्होंने केसीआर साहब से ये भी कहा कि अगर तुम्हारे चैलेंज करते हैं कि तुम रिजाइन करो और फिर से एक फ्रेश इलेक्शन, फिर से एक इंतखाबात होंगे, बाई इलेक्शन होंगे, तब आप जीत के बताओ देखेंगे। ऐसा उन्होंने केसीआर साहब से चैलेंज किया था, क्योंकि आप एमपी बने हमारे कांग्रेस की सपोर्ट से।
2 साल आप मिनिस्टर रहे कांग्रेस की सपोर्ट से, ऐसे तनकीदी बातें क्या सो एम सत्यनारायण राव उस वक्त के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उन्होंने इस अंदाज में उनसे कहना शुरू कर दिया। तो केसीआर साहब ने खुश दिली से ओके चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तो कहा कि ठीक है ओके, तो ठीक है 12 सितंबर 2006 को इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था करीमनगर की एमपी सीट से। जाहिर बात है बाई इलेक्शन होंगे, राइट। तो उसी हालत में 12 सितंबर 2006 को इन्होंने रेजिग्नेशन दिया करीमनगर की एमपी सीट से, और एक लेटर इन्होंने स्पीकर ऑफ लोकसभा को दिया था, और ये कहा था, वो दिन कौन सा था, सितंबर 23 2006 को एक लेटर लोकसभा स्पीकर को देते हुए ये कहा था कि हम टीआरएस पार्टी मरकजी हुकूमत से हमारा सपोर्ट, हमारा जो ताउन है वो हम खत्म करना है, अपना सपोर्ट वापिस ले रहा है। जाहिर बात है क्योंकि करीमनगर की सीट को कैसे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था 12 सितंबर 2006 को, तो उसके बाई इलेक्शंस में दिसंबर 4 2006 को उसके बाई इलेक्शंस में वाईएसआर साहब कैसे काफी प्लानिंग से कैसे इलेक्शन का क्या सामना किया, काफी कैंपेनिंग उन्होंने की। करीमनगर में केसीआर साहब ने भी अपने अंदाज में इलेक्शंस में कैंपेनिंग की, और जितने भी उस वक्त एम्प्लॉयज यूनियन थे, स्टूडेंट्स यूनियन थे, उन सब लोगों ने मिलकर केसीआर साहब को इस बाई इलेक्शन में कैसे सपोर्ट किया था। बहरहाल फाइनली जब उसका नतीजा आया तो केसीआर साहब ने भारी मेजॉरिटी से 2 लाख, ओके 2 लाख तकरीबन 2,01,582 वोट्स, ओके 82 वोट से इन्होंने जीत हासिल की। अब ये जीत जब हुई तो काफी हौसला बढ़ा टीआरएस का भी, और टीआरएस के जो कायदीन थे उनका, खासतौर से केसीआर साहब का काफी हौसला बढ़ा। अब वो जो एम सत्यनारायण थे बेचारे, उन्होंने जो कहा था, पर बेचारा का लफ्ज तो मैं नहीं कहूँगा कि आप कांग्रेस के सपोर्ट पर जीते, अब तो फुल फ्लेड्स केसीआर साहब उंडी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस ने अपना भी कैंडिडेट खड़ाया, तो अब टीआरएस के नाम पर ही ये एमपी सीट करीमनगर की फिर से एक बार जीत चुके थे। उसके बाद 22 मार्च 2007 की बात है, ओके उस वक्त एमएलसी के कुछ इलेक्शंस हुए थे, उसमें कुछ खास नतायज टीआरएस को हासिल नहीं हुए। सुदर्शन जिनको टीआरएस सपोर्ट कर रही थी वो हार गए, लेकिन रहमान, दिलीप कुमार, सत्यनारायण ये इलेक्शन जीत चुके थे, लेकिन कुछ यानी पूरी तरीके से टीआरएस के फेवर में एमएलसी इलेक्शन नतायज इनके फेवर में नहीं है, लेकिन कुछ हद तक कामयाबी जरूर टीआरएस को हासिल हुई थी। उसके बाद 6 अप्रैल 2006 से लेकर 12 अप्रैल 2007 तक केसीआर साहब ने पादा यात्रा किया, कहाँ पर, नलगोंडा में। जो वहाँ पे जो फ्लोराइड से इफेक्टेड एक बीमारी है, आप जानते हैं, फ्लोराइड फ्लोरोसिस जो भी उसको कहा जाता हो, डिसेबल हो जाता आदमी, हड्डियां जो क्या बोलते हैं, आदमी डिसेबिलिटी तक चले जाता हो, तो पादा यात्रा की। और वहाँ पे जो पादा यात्रा में वो नलगोंडा नगरा के नाम पर क्या उन्होंने पादा यात्रा की, और केसीआर साहब ने वहाँ पे कहा कि आंध्रा के जो रूलर्स है वो आबपाशी के और पीने के पानी के जराए नलगोंडा के लोगों को नहीं पहुंचाए जा रहे। करीब में नागार्जुना सागर है, वहां से पानी आंध्रा को जा रहा, लेकिन वहीं से पानी नलगोंडा के लोगों को, गवाम को क्या सो पीने का पानी, आबपाशी के लिए पानी यानी इरिगेशन के लिए पानी नहीं दी जा रहा, नहीं दिया जा रहा। अगर यानी लोग फिजिकली डिसेबल हो जा रहे, यानी लोग अपाहिज हो जा रहे उस पानी पीने के ना पीने की ना पानी पीने के लिए ना मिलने की वजह से, जो पानी जमीन से निकाल कर पी रहे थे उसमें फ्लोराइड था, तो लोग अपाहिज हो जा रहे थे। अगर तेलंगाना के लोगों को यानी नलगोंडा के लोगों को पीने का पानी फराहम किया जाता तो लोग आप अपाहिज नहीं होते थे, ऐसा उन्होंने उस पादा यात्रा में लोगों से कहना शुरू किया, और बस मंजर आम पर कैसे इन चीजों को लाना उन्होंने शुरू किया। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि कृष्णा वाटर यानी कृष्णा नदी का जो वाटर है, इनके नागार्जुन सागर खुद कृष्णा वाटर, कृष्णा नदी पर, कि ड्रिंकिंग वाटर इनको सप्लाई किया जाना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज इनको दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। अगर दिया जाता तो ये जो अब हालात है, जो अफसोसनाक हालात है, वो अफसोसनाक हालात नरमुंडा की नहीं होते, ऐसा उन्होंने उस पादा यात्रा में कहा। तो पादा यात्रा की डेट आप याद रख लीजिए, अप्रैल 6 से लेके 12 अप्रैल 2007, ओके बराबर। उसके बाद केसीआर साहब ने इंदिरा पार्क में 15 जुलाई 2007 को, ओके तो ये कब की बात है, अप्रैल अब जुलाई का आ गया, तो अप्रैल 15 जुलाई 2007 को सचार कमेटी को लेकर, क्योंकि सचार कमेटी मरकजी हुकूमत ने एक माइनॉरिटीज को लेकर एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी ने माइनॉरिटीज के हक में कैसे कुछ रिकमेंडेशंस किए थे, तो केसीआर साहब ने इंदिरा पार्क में 15 जुलाई 2007 को इन्होंने सचार कमेटी के जो भी रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ताकि माइनॉरिटीज की फलाह व बहबूद हो सके, ना बहबूद की हल्की हो सके। ऐसा वहाँ पे उन्होंने केंद्रा पार्क में एक बहुत बड़ा धरना, हंगर स्ट्राइक, एक दिन की हंगर स्ट्राइक उन्होंने की। उसके बाद
उस वक्त उस हालत ये थे कि सिंगरेनी के जॉब 616 जियो के को वायलेट करते हुए सिंगरेनी के जॉब आंध्रा के लोगों को दिया जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, उतनी शिद्दत से एजिटेशन चल रहा, फिर भी सिंगरेनी में कैसे कुछ जॉब्स आंध्रा के लोगों को दिए गए 616 जियो की खिलाफ वर्जी करते हुए। तो टीआरएस पार्टी ने अपनी मुहिम चलाई, सिंगरेनी वर्कर्स में उन्होंने मिलके क्या सो काम किया। जिस तरीके से आंध्रा के लोग वहाँ पे सिंगरेनी में आ रहे थे, यानी सिंगरेनी पूरा तेलंगाना में है, उसी तरीके से ओपन कास्ट यानी जो जमीन को ऊपर से खोद के ही कोयला निकालते, कई किलोमीटर अंदर तक जमीन को खोद दिया है, तो ओपन कास्ट की भी क्या सो टीआरएस ने क्या सो अपोज अपोज किया था। ओपन कास्ट नहीं किया जाना चाहिए, यानी जमीन को खोद के ऊपर से खोद के आप कोयला नहीं निकाला जाना चाहिए, ऐसा वहां पे उन्होंने एहतजाज किया था। बहरहाल उसी वक्त 26 अप्रैल 2007 की बात है। आले नरेंद्रा जो टीआरएस पार्टी में, जो तेलंगाना साधना समिति को उन्होंने टीआरएस पार्टी में क्या सो शामिल कर दिया था, मर्ज कर दिया था, तो आले नरेंद्रा को टीआरएस पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि केसीआर साहब और आले नरेंद्रा के बीच में कुछ नाइत्तेफाकियां हो गई थी, और नाइत्तेफाकों की जो वजह थी वो ये थी, कटारी केस नाम का एक केस था जो आले नरेंद्र और केसीआर साहब के बीच में नाइत्तेफाकियां पैदा कर चुका था। एक्चुअली विश्व रूप सभा बोल के एक सभा होने वाली थी वरंगल में। ओके, किसके उनकी सुनवान पर? 27 अप्रैल, ये 27 अप्रैल क्या है, सालगिरह है टीआरएस की, पार्टी उसी दिन फॉर्म हुई थी। तो वो विश्व रूप सभा वरंगल में मुनक्किद होने वाली थी, उससे एक दिन पहले ना इत्तेफाकियां हुई केसीआर साहब और आले नरेंद्रा के बीच, और आले नरेंद्रा को टीआरएस पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद आले नरेंद्रा ने खुद अपनी एक रियल टीआरएस पार्टी के नाम से एक पार्टी को शुरू किया था, खैर वो चली नहीं। मेरा टीआरएस के जितने भी कायदीन थे, इन्होंने अब एक फैसला ले लिया था कि अब हम रेजिग्नेशन देंगे। क्यों? अलहदा तेलंगाना की मुहिम में तेजी पैदा करने के लिए, ओके, पैदा करने के लिए रिजाइन करने का इन्होंने सोचा था। एक नतीजे पर ये पहुंच चुके थे। 11 फरवरी 2008 की बात है, मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में असेंबली के सेशन शुरू हुए। तो उसी वक्त गवर्नर, क्योंकि जब भी सेशन शुरू होता तो गवर्नर एड्रेस करते हैं, क्योंकि ये बजट सेशन होता, गवर्नर क्या सो क्या बोलते हैं, मुखातिब करते पूरे असेंबली के अंदर। तो गवर्नर जब मुखातिब करे तो टीआरएस के लोगों ने वॉकआउट किया। क्यों? तेलंगाना के मसाइल को लेकर किसी भी एतबार से उस वक्त गवर्नर ने बात नहीं की थी, क्योंकि वो जो गवर्नर का जो एड्रेस रहता, स्पीच रहती, वो सरकार तैयार करती है ना, मतलब सरकार तेलंगाना के मसाइल को लेकर संजीदा नहीं है ना, वाईएस राजशेखर रेड्डी की सरकार थी तब। मेरा तो टीआरएस कांग्रेस कांग्रेस ने किसी किस्म का उसमें गवर्नर के भाषण में तेलंगाना के मसाइल के ऊपर कुछ भी उसके अंदर शामिल नहीं किया था, तो टीआरएस के एमएलए ने वॉकआउट किया। उसके बाद 13 फरवरी पूरे टीआरएस के एमएलए कैसो और काउंसिल में भी जो एमएलसी थे, उन सब लोगों ने क्या बोलते हैं, जोर दिया, सरकार के ऊपर दबाव डाला कि आप रेजोल्यूशन रखिए तेलंगाना अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर। तो टीआरएस के जितने मेंबर्स थे काउंसिल और असेंबली से, इनको सस्पेंड कर दिया गया था। कौन सा दिन था? 13 फरवरी 2008 की बात है। ओके, 13 फरवरी 2008। उसके बाद फाइनली पार्लियामेंट का भी सेशन शुरू हुआ 25 25 फरवरी, यहाँ से 25 भी आएगा, 25 फरवरी 2008 पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू हुआ। तो टीआरएस के जितने भी एमपी थे, उन्होंने तेलंगाना के ऊपर डिस्कस करने के लिए उस वक्त स्पीकर पे या हुकूमत पे दबाव डाला। इसी दौरान 8 फरवरी 2008, ओके, बीजेपी के जो लीडर थे, अपोजिशन लीडर थे एल के अडवाणी, इन्होंने कहा कि हम तेलंगाना की तायद करते हैं, तेलंगाना का बिल आप पार्लियामेंट में रख दो, हम तायद कर देंगे, तेलंगाना रियासत बन जाएंगे, ऐसा इन्होंने ऐलान कर दिया। ओके, कुल्ली 28 फरवरी 2008, सवाल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। फाइनली 3 मार्च 2008, ओके, तो केसीआर जो करीमनगर से एमएलए एमपी की सीट पे थे, यानी एमपी के से करीमनगर एमपी हुआ करते थे, विनोद कुमार, मधुसूदन रेड्डी आदिलाबाद के एमपी, रविंद्र नायक वरंगल के, विनोद कुमार हनुमकोंडा के एमपी, इन सब लोगों ने मिलकर, ओके, इन सब लोगों ने मिलकर रिजाइन कर दिया। ओके, तो 3 मार्च 2008 पूरे एमपी ने रिजाइन कर दिया। 4 मार्च 2008 16 एमएलए और 3 एमएलसी ने क्या है इसको रिजाइन कर दिया। अब ये देखें सर, 26 थे ना, ये 16 कहाँ से आए? बोले तो 9 तो बागी हो गए थे ना, देखो कासानी ज्ञानेश्वर ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका। ओके, राइट।
सॉरी 10, मेरा वो तो 10 जो बागी थे उन उन लोगों ने रिजाइन नहीं किया था। बाद में उनकी तादाद 10 हो गई बराबर। उसके बाद फाइनली 29 मई 2008, ओके, बाई इलेक्शंस में। और वैएस राजशेखर रेड्डी काफी टैक्टफुली कैसे इस इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब रहे राजशेखर रेड्डी कुछ हद तक। मई 29 2008 को बाई इलेक्शंस में, उन बाई इलेक्शंस में टीआरएस के 9 एमएलए हार गए। रिजाइन कितने लोगों ने किया था? 16 ने। 9 तो हार गए तो जीते कितने? ओनली 7। ओके, ओनली 7 जीते। मतलब अब टीआरएस के पास सिर्फ 7 एमएलए रह गए। 26 जाके अब कितने हो गए? सिर्फ एमएलए 7 हो। और 5 एमपी सीट्स थे, वो जाके कितने हो गए? 2। ओके, 2। बराबर इस हालत टीआरएस की हालत काफी, यानी इलेक्शन में मई 2008 टीआरएस को काफी नुकसान उठाना पड़ा इलेक्शन में। केसीआर साहब फाइनली ये तो जीते थे, इलेक्शन जीते थे। करीमनगर से फिर एक बार चुन के आए थे, काफी कम मेजोरिटी से चुन के आए थे, मान चुने गए थे। राइट, तो कांग्रेस को बहरहाल 6 असेंबली सीट, बाकी टीडीपी उनको चली गई थी। एक पार्लियामेंट सीट कांग्रेस को मिली थी, आदिलाबाद की इंदिरा रेड्डी जीत के आए थे बहरहाल। फाइनली जब जो बताया जाए तो तेलंगाना के ऊपर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि तेलंगाना का जज्बा लोगों के अंदर नहीं है। ओके, तो तकरीबन तेलंगाना नहीं चाह रहे हैं लोग। वैश्य वाइस राजशेखर रेड्डी काफी अच्छा काम कर रहे हैं तेलंगाना में, डेवलपमेंट अच्छा कर रहे हैं, ऐसा ये अफवाहें फैलाना लोगों ने शुरू कर दी, खासतौर से आंध्र मीडिया।